डिग्री की लाइन खींचिए इस डाइपोल पर और इस पर कहीं भी पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, कहीं भी ऊपर या नीचे इस लाइन के इस पर होना चाहिए, इसी लाइन पर। इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यहाँ पर मैंने ये पॉइंट लिया हुआ P। इस पॉइंट को आप वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट से प्लीज़ कंसीडर ना करिएगा। ये आर्बिट्रली एक पॉइंट है, इसको हम O भी ले सकते थे, पर मैंने इसको P दिखाया हुआ है इसमें। अब ज़रा देखिए, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये डाइपोल हमारा रखा हुआ है -q +q। यहाँ दूरियों को देख लीजिए, यहाँ ये A और इन दोनों के बीच की दूरी हमने 2a मान ली है, कंसीडर कर ली है। ये दूरी हमारी L है यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक की भी ये L है। और ये पॉइंट जो है R दूरी पर हम निकालने हैं। और हम मैं पहले जैसे वीडियो में बता चुका हूँ, ये सेंटर से लेना है हमें R, क्योंकि बहुत मिस्टेक कर जाते हैं, हमें ये याद नहीं रहती है। आपको ये ज़रूर याद रखना है, सेंटर से डिस्टेंस है ये R की, उस पॉइंट की। एक्सियल में जाएं या फिर इक्वेटोरियल में जाएं, दोनों में ही सेंटर से लेनी है। नेक्स्ट सी व्हाट हैपन्स। अब देखिए, हम इसमें इंडिविजुअली +q चार्ज से अवे जाएगी E1, ये इस लाइन के अलोंग ही जाती है। आप जानते हैं इस चीज़ को, अगर ये देखा नहीं तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पे उसमें सब क्लियर किया हुआ है। इस लाइन के अलोंग हमें लेनी है, इस लाइन के अलोंग E1 हो जाएगी, इससे अवे जाएगी। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं E2 को, ये देखिए E2 इज डेफिनेटली, ये देखिए E2 इसकी तरफ आएगी क्योंकि माइनस माइनस में है। अब ये E1 और E2 की वैल्यूज़ जो है, आप पहले तो डायरेक्शन हम समझ चुके हैं अच्छी तरह से। ये करने के बाद आप ज़रा देखिए इसको, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें अगर वेक्टर अगर हमें इंक्लाइंड मिलता है तो उसको कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। नॉर्मली हम ऐसा ही किया है हमने 11th में काफ़ी। तो इसको भी 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया है। E1 को हमने E1 cos थीटा और E2 को E2 cos थीटा। ये मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है हमें। इसके लिए ज़रा ध्यान से देखिए, ये देखिए जो E1 था हमारा ऐसा था, ये E1 था। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची मैंने, इस पे ये एंगल मान लिया थीटा। तो इसके ऑलवेज 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। एक तो जाएगा इधर, इसको हम बोलेंगे E1 साइन थीटा कंपोनेंट होगा, ये वर्टिकल जा रहा है। और अगर हम इधर की तरफ बात करते हैं तो इधर कंपोनेंट आएगा E1 cos थीटा कंपोनेंट होगा। गॉट इट। कोई भी चीज़ अगर इंक्लाइंड होती है हम उसके कंपोनेंट ले लेते हैं, फिजिक्स में नॉर्मली हमें लेता है। अब E2 के बारे में ज़रा आपका क्या विचार है, E2 को भी देख लेते हैं। E2 हमारा आ रहा है ऐसा। इसमें ये ध्यान रखिएगा, फिगर का बहुत इम्पोर्टेंस है, फिगर की। आपको अगर फिगर में हमने गड़बड़ कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। आप ज़रा इसको देखिए, हमने E2 को देखिए बिल्कुल ऐसे ही बनाया E2, ये बना दिया E2। और ये लाइन खींची हॉरिजॉन्टल वाली, ये लाइन है ना, ये लाइन यहाँ पे मैं खींच देता हूँ। चलिए ये रही हॉरिजॉन्टल की लाइन। अब जरा आप मुझे बताइए, ये एंगल को थीटा मान लिया। अब बताइए इसके ऊपर कितना आएगा, E2 cos थीटा, और यहाँ आएगा E2 sin थीटा। यहाँ पे इसका कंपोनेंट ये जो नीचे आएगा, तो यहाँ E2 sin थीटा आएगा और यहाँ आएगा E2 cos थीटा। यहाँ आपको ये दोनों कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं, E2 sin थीटा एक दूसरे से अपोजिट, और ये दोनों कंपोनेंट क्योंकि एक ही डायरेक्शन में, इसलिए हमने इनको ऐड कर दिया। यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बाकी इस डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है, आप बस देखते जाएंगे। इसको अभी मैं सॉल्व करता हूँ, और ये सॉल्व कैसे होता है हम इसके रिजल्ट पर पहुँचते हैं। कुछ कंक्लूजन है, आप अपने कॉपी पेन निकालिए और इनको प्लीज़ लिखते चले जाइए। E1 की वैल्यू हम निकालेंगे पॉइंट चार्ज +q से, जो कि L दूरी पर एक P पॉइंट है, उस पर E1 हो जाएगा। हम जानते हैं E = KQ और R² होता है, तो यहाँ पर डिस्टेंस है L, तो E1 की वैल्यू आएगी KQ/L²। गॉट इट। सिमिलरली अगर E2 की बात करते हैं तो E2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अगेन KQ/L² होगा। अब यहाँ पे एक चीज आप देख रहे होंगे डियर ऑल की, जो यहाँ पर हमारा जो चार्ज है -q रखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम मैग्नीट्यूड में KQ और L² KQ ले रहे हैं, माइनस नहीं लगा रहे हैं इसमें। तो माइनस का इंडिकेशन हम इसमें, आपको ये चीज अच्छी तरह से ध्यान रखनी है कि जब भी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लगाएं तो KQ लगाना है हमें, उसका सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड से कंसर्न है VR।
ओनली वी आर कंसर्न अबाउट द मैग्नीट्यूड। हमें Q को माइनस लेके कंफ्यूजन नहीं करना है बिल्कुल भी। पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको याद रखना है Q और माइनस Q है तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो ये E1 और E2 जो लिखे हुए हैं दीज आर मैग्नीट्यूड, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेके चल रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड में हमें सिर्फ KQ ओवर एल स्क्वायर और उसका भी KQ ओवर एल स्क्वायर, यहाँ माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस लगाने का मतलब इसकी हम डायरेक्शन देना चाह रहे हैं जो कि हमें देनी नहीं है। ओके, हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अब आगे देखिए मैग्नीट्यूड आपको, क्योंकि यहाँ पर Q, L और K तीनों सेम है इसलिए E1 इज इक्वल टू E2 नजर आएगा। मैग्नीट्यूड इज सेम, ऑल्दो डायरेक्शन तो इनकी सेम नहीं है लेकिन फिर भी मैग्नीट्यूड इनका सेम आ रहा। अब इसको L को हम अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर लिख सकते हैं और हमने इसको E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E, इसको हमने इतना मान लिया है E के बराबर क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड सेम है। अब नेक्स्ट आप देखिए ट्राइंगल में हमने इसको जैसे ही लगाया तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर करते हुए ये वैल्यू हमें मिल गई है L की। तो हम इस वैल्यू को ले रहे प्लग इन, जैसे हमने इस वैल्यू को यहाँ पर लगाया तो E1 की वैल्यू हमें मिलती है KQ ओवर दिस। नीचे स्क्वायर करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, तो अंडर रूट के साथ में हमने स्क्वायर किया, यहाँ पर भी स्क्वायर किया है, इधर भी हम इसको नीचे स्क्वायर कर देते हैं KQ ओवर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आप डायग्राम को ध्यान देखें तो डायग्राम में ये क्लियर हो रहा है कि हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट्स हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वो ऐड हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये E था, E1 था तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा और इधर E2 था, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इधर आएगा। तो दोनों सेम डायरेक्शन की जाने की वजह से दे एड सब, जबकि ये वर्टिकल कंपोनेंट इसका आएगा इधर और ये साइन थीटा होता है और इसके नीचे इस डायरेक्शन में इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, ये E2 साइन थीटा आएगा। और हम पहले कह चुके हैं कि E1 और E2 मैग्नीट्यूड में कैसे हैं? सेम है। डायरेक्शन कैसी? अपोजिट है। तो ये तो वो बात हुई कि जैसे आपके पास में कोई पेन है, ये मेरे पास में पेन ले लेता हूं और इस पेन को मैं इधर और इधर दोनों को अगर हम इसको फोर्स लगा के खींचते तो कहीं नहीं जाता, तो E नेट हो जाता है, तो ये F नेट हो जाता है। सिमिलरली E इस पे इधर लग रही है, इस पे इधर लग रही है, तो इस पे नेट E कितनी हो जाएगी? 0। इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट को वी आर गोइंग टू कैंसिल क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहे हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाते हैं। बस इस पूरे टॉपिक में ये ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको ये याद रहती है तो यू आर डन विद दिस टॉपिक। आपको बस इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को लेके ऐड करना है। तो ई नेट हमें जो निकल के आ रही है वो हॉरिजॉन्टल दिशा में आ रही है और इसको जैसे ही हम ऐड कर रहे हैं तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा कर रहे हैं। अब क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि E1 इज इक्वल टू E2, ये हमने E लेट माना हुआ है, तो ये हमें मिलने वाला है 2E cos थीटा। अब यहाँ पर जरा ट्राइंगल को देखते हैं। ट्राइंगल में हमें क्या है, इसकी वैल्यू cos थीटा के उठा के रखनी है। तो उसमें अगर हम cos थीटा को देखें जरा, तो cos थीटा अगर आपको नजर करते हैं तो cos थीटा का यहाँ में लेट मी ड्रॉ इट। यहाँ देखिए, यहाँ हमें जो नजर आता है ये एंगल हमारा थीटा माना हुआ है और ये दूरी हमारी जो मानी हुई है वो a है और ये r है। ये पॉइंट ध्यान रखना, हमें सेंटर से लेना है। सेंटर से r दूरी पर हम p कैलकुलेट करने वाले हैं। ये पॉइंट यहाँ पर हम लिख दिया हमने p। अब ये दूरी कितनी है हमारी? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। अब जरा cos थीटा की वैल्यू उठा के देखिए इस एंगल में, इस ट्राइंगल में cos थीटा हमारे पास कितना मिलता है? दिस मच, a ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस वैल्यू को हमने यहां पर उठा के रख दिया cos थीटा। जैसे हमने इस वैल्यू को पुट करते हैं तो वी गेट दिस। अब यहां पर ये देखिए, ये है हमारा 1 और ये है हाफ, तो ये हमें मिलता है 3/2 क्योंकि 1 प्लस हाफ इज 3/2। अब यहाँ अगेन हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो R पॉइंट हमने लिया है, R दूरी ली है, वो बहुत दूर है डाइपोल से। यदि अगर हमने इस पॉइंट को R को इस डाइपोल से दूर लिया, नॉर्मली होता भी यही है कि डाइपोल क्या होता है, डाइपोल तो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस वाली चीज जो होती है ना, उसको हम डाइपोल कहते हैं। तो नॉर्मली इससे थोड़ा दूर चले जाएंगे तो ये दूरी इज नेग्लिजिबल है। इसको हम नेग्लिजिबल करेंगे स्क्वायर को इसके कंपेरिजन में, जैसे हमने पहले किया था। तो जैसे हम इसको नेग्लिजिबल करेंगे तो हट जाएगा ये, तो ये हटेगा तो यहाँ पे आर स्क्वायर रह जाएगा। तो ये आर स्क्वायर का ये आर स्क्वायर का ये आर स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल करेगा तो ये विल गेट ओनली आर क्यूब। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा
वो आएगा ई इक्वेटोरियल पे निकाल रहे हैं हम KP ओवर आर क्यूब। यहाँ P क्या है, P हमारा डाइपोल मूवमेंट है। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ हमें इसको ऐसे सेट करना है कि हमें यहाँ पर P मिले, और P इज नॉट दिस पॉइंट P, बट P का मतलब क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड हम लेके चल रहे हैं जो कि 2QA होता है हमने जैसे इसमें लिखा। और R जो है, R इज डिस्टेंस, जो सेंटर से डिस्टेंस होगी डाइपोल की, ये याद रखना है, वो हमारी डाइपोल की डिस्टेंस। और ये भी याद रखना है कि ये जो हमने डेरिवेशन किया है वो इसमें एक कंडीशन में मानी हुई है कि ये R जो है दूर है A के कंपैरिजन में। K इज 9 into 10⁹. Now let us again we'll write this in vector form. इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, सदिश रूप में। देखिए कैसे लिखना है इसको, हमने निकाल दिया E = KP ओवर आर क्यूब। अब जरा इस डायग्राम को देखिए, हमारी E नेट की डायरेक्शन ऐसी आ रही है ना, हॉरिजॉन्टल आ रही है। और ये देखिए P की जो डायरेक्शन होती है, P क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि माइनस से Q की तरफ होता है, माइनस Q से प्लस Q की तरफ होता है। ये दोनों डायरेक्शन देखिए आपको अपोजिट दिख रही है ना, ये दोनों डायरेक्शन हमें अपोजिट दिख रहे हैं। इसमें ये ही खास बात है कि जो इक्वेटोरियल पॉइंट होता है, उस पॉइंट पर जो हम E निकालते हैं वो P के अपोजिट आता है। तो हमें ये चीज कैसे लिखनी है, इसमें देखिए, हम इसको किसी भी मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देते हैं यूनिट वेक्टर से। तो इसका यूनिट वेक्टर हम P कैप ले लेते हैं, E को P के रेस्पेक्ट में ही तो देखना है हमको। तो इसका यूनिट वेक्टर P का, P क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, उसका कितना होगा, P कैप होगा। तो हमने E वेक्टर = KP इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कराया। जैसे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कराया तो लेफ्ट हैंड वाली चीज के ऊपर वेक्टर लग गया, हमने लगा दिया वेक्टर। अब यहाँ देखिए जरा, ये -P कैप से ही लगाया मैंने। क्यों -P कैप से लगाया, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। ये P कैप तो इसमें इधर है, P कैप इधर जा रहा है, या P वेक्टर इधर है, लेकिन E हमारा इधर है। ये हम पहले ही देख चुके हैं कि E और P दोनों अपोजिट है। तो इस वजह से एक पे हमें माइनस लगाना पड़ेगा। तो जैसे हमने लगाया, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि पहले भी हमने देखा था, मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कराना है तो वेक्टर बनाना है। और P क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी ऑलरेडी हम जानते हैं होती है। तो E वेक्टर = KP वेक्टर ओवर आर कैप। और ये माइनस साइन यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ E इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ P। ये ध्यान रखना है कि E की दिशा P की दिशा के विपरीत है। अब कुछ पॉइंट्स हम लेते हैं, जो खास पॉइंट्स हैं उनको हम लेते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हमें ध्यान रखने हैं। कि देखिए जरा, आप हमारा E एक्सियल कितना निकल के आया था, E एक्सियल आपको याद हो तो E एक्सियल निकल के आया था 2KP ओवर आर क्यूब। और यहाँ पर P और E की दिशा कैसी आ रही थी, एक आ रही थी। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ एक्सियल में P की दिशा के अलोंग ही E की दिशा आती है, जबकि इक्वेटोरियल में P के विपरीत E की दिशा आती है। चलिए, E एक्सियल इतना आता था, जबकि हमारा E जो इक्वेटोरियल आ रहा है वो कितना आ रहा है, E इक्वेटोरियल हमारा आ रहा है KP ओवर आर क्यूब। अब बताइए इनमें से कौन बड़ा है, इनमें से डेफिनेटली आप कहेंगे कि E एक्सियल बड़ा है। तो हम इससे ये नेक्स्ट एक चीज हमें ये कंक्लूड करनी है कि E एक्सियल जो है वो डबल होता है किसका, E इक्वेटोरियल का। E इक्वेटोरियल में डबल करेंगे, E इक्वेटोरियल का ये डबल हो जाता है। ये चीज एक तो पॉइंट हमें कंक्लूड करना है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हमें देखना है, इसको हम कोई डाइपोल को हम, ये तो डाइपोल था, इसको अगर आप देखें तो डाइपोल में जो वेरिएशन आ रहा है E का, वो आ रहा है आर क्यूब के संग, इजंट इट। दोनों केसेस में, भले ये इक्वेटोरियल है, भले ही ये E एक्सियल है, E इक्वेटोरियल के लिए भी इतना ही आ रहा है, और जबकि E एक्सियल के लिए भी ये प्रोपोर्शनलिटी आर क्यूब के साथ में आ रही है, गॉट इट। लेकिन हमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि क्या अगर हम यूनिट चार्ज लेते एक, उसकी जैसी हम आर दूरी पर, सेम आर दूरी पर, एक मैं ड्रॉ कर लेता हूं आपको, मैं जो बताने जा रहा हूं वो, सपोज कीजिए ये हमारा डाइपोल है और ये हमारा एक चार्ज है। इस डाइपोल से आर दूरी पर चलिए, भले ही वो एक्सियल है या भले इक्वेटोरियल है, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं आप, और इससे भी आर दूरी पर आइए। तो यहां दोनों आर दूरी पर जैसे ही हम जाते हैं
तो यहाँ हमें ई जो है पॉइंट चार्ज की वजह से वो मिलता है 1/r², क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है KQ/r²। जबकि इससे डाइपोल से जब हम जाते हैं तो यहाँ हमें ई मिलता है ई प्रोपोर्शनल होता है r³ के। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि भाई कि डाइपोल से r दूरी पर जाइए और एक 0.4 से r दूरी पर जाइए तो और एक्सप्लेन करिए आप ई का वेरिएशन। तो डेफिनेटली दूर जाने पर ई में कमी तो हो रही है दोनों में ही, लेकिन इसमें कमी में किस में ज्यादा कमी हो रही है? डाइपोल में कमी ज्यादा हो रही है, क्योंकि यहाँ r³ के हिसाब से वेरिएशन इन कंपेरिजन टू पॉइंट चार्ज। ओके, ये पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर इट। थैंक यू। इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। आप वहां पे पूछ सकते हैं कोई भी डाउट को। आई एम ऑलवेज विद यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। और एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, आप वीडियो देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आप उसको वॉच कर रहे हैं, वीडियोस को एंड तक देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन एक थोड़ी सी दिक्कत है कि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो आपका क्या जाएगा, प्लीज 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 आप उसको वीडियो को एंड तक देखिए और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इट इज माई पर्सनल रिक्वेस्ट। ओके, थैंक यू।